गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल शुरू करने के लिए सबसे पहले भाई विवेक सत्यमित्र और पूजा जी को बहुत बधाई। यह आयोजन गाजीपुर की उर्वर साहित्य, संस्कृति और चेतना की दृष्टि से इस धरती पर पहली बार हो रहा है। मेरे लिए निजी प्रसन्नता की बात है। आज मुझे आपके बीच होना चाहिए था, पर कुछ अपरिहार्य कारणों से मैं आपके बीच मौजूद नहीं हूं, पर मेरा मन आपके साथ है। गाजीपुर की धरती न सिर्फ साहित्य, संस्कृति, क्रांति और बदलाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक चेतना की वह धरती रही है। इस जगह हमारे पौहारी बाबा, जिनके आश्रम में पिछले दिनों मुझे जाना हुआ, अद्भुत संत हुए जिनसे मिलने के लिए विवेकानंद आए। यहाँ पास में ही भुरकुड़ा संत परंपरा की लंबी परंपरा है और बहुत समृद्ध परंपरा है, और इस धरती से निकले लेखकों ने किस तरह से हम सबके मन को बचपन से प्रभावित किया, उसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। कुबेरनाथ राय इतने अद्भुत ललित साहित्य, ललित निबंधकार शायद देश में कम हुए होंगे, सिर्फ हिंदी में नहीं, वो इसी धरती के थे। और संयोग से जिस पहली पत्रिका में काम करने का मुझे पत्रकार के रूप में अवसर मिला धर्मयुग में, उसमें कुबेरनाथ राय जी लिखा करते थे। पर उससे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ते हुए मैंने विवेकी राय के साहित्य को बहुत चाव से पढ़ा। विवेकी राय जी भोजपुरी में या अन्य विधाओं में उपन्यास वगैरह बहुत सशक्त रूप से लिखते थे, बल्कि एक तरह से राजनीतिक चेतना, आज़ादी की लड़ाई में किस तरह से लोगों ने पहल की थी, क्या हमारी राष्ट्रीय चेतना रही, उसका बीजारोपण तो अगर सच पूछे तो मेरे मन में विवेकी राय के साहित्य से हुआ, उनके ललित निबंधों से हुआ। और डॉक्टर राही मासूम रजा, डॉक्टर सरजू तिवारी, पीएन सिंह, गोपालनाथ गहमरी जैसे लोग इसी धरती के। और अभी हाल में मैंने एक किताब पढ़ी राम बदन राय जी की 2023 में आई, बलिया मोहि बिसरत नाही। राम बदन राय जी मैं मिला नहीं हूँ, यह उनकी पहली पुस्तक पढ़ी, पर मैं शायद वह बलिया से पढ़े हैं, और इतने सुंदर उसमें संस्मरण है उनके, इतने बारीक, और बलिया का इतना सुंदर चित्रण है उस पूरे इलाके का। और बहुत मतलब पुरानी बात नहीं है जब बलिया और गाजीपुर एक ही जिले थे, और इस अविभाजित जिले में एक से एक विलक्षण साहित्यकार हुए। अजय प्रसाद द्विवेदी जी, दूधनाथ सिंह जी, हमारे परशुराम चतुर्वेदी जी, इसके अलावा वो हमारे अनेक ऐसे लोग, और हमारे कृष्ण बिहारी मिश्र जी, जिनसे निजी आत्मीय बड़ा संबंध रहा, वो इसी इलाके के थे। तो बड़े मतलब इन लोगों के लिखे साहित्य ने मन पे कैसे असर डाला, जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैं राही मासूम रजा की पुस्तक आधा गांव पढ़ रहा था, तो मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे हिंदी इलाके के सामाजिक आर्थिक हालात को, उसकी चेतना को समझना हो, वहाँ के सामाजिक मौजूदा समीकरण को समझना हो, तो अगर हम 3-4 हिंदी इलाके की लिखी किताबों को पढ़ लें तो हमें किसी समाजशास्त्री को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, किसी राजनीति शास्त्र के पंडित के अध्ययन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जैसे श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी, हमारे गाजीपुर के ही गंगा उस पार के रहने वाले शिवप्रसाद सिंह की अलग अलग बैतरणी, इसके अलावा बगल के ही थे हमारे नामोर सिंह, बड़े साहित्यकार, वो भी गाजीपुर गंगा उस पार के। बगल के हमारे महान साहित्यकार प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ने के बाद भारतीय जीवन के बारे में समझने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आधा गांव में जिस तरह चित्रण है, फिर आप आए उसी रूप में गांव के बारे में जो हमारे
मैला आंचल में फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा। ये 4-5 किताबें अगर आप पढ़ लें तो भारतीय समाज को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ और जान सकते हैं। साहित्यकार ही समाज को बदलते हैं, मानस बदलते हैं। और बहुत पहले मैं उसके पहले कि मैं साहित्य की विशेषता का उल्लेख करूं, पिछले दिनों मैं गोपाल गहमरी जी की चीज़ें पढ़ रहा था। जासूसी उपन्यासों की इतनी बढ़िया विधा और शैली, शायद उनको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी और अब उनका संस्मरण देखा, अपने समय के बहुत सुंदर संस्मरण उन्होंने बड़े जीवंत रूप में लिखा और कितनी समृद्ध भाषा है। उसी रूप में मैं एक भोलानाथ गहमरी भोजपुरी गीतों का मुझे थोड़ा सुनने का चाव है। तो उनके गीतों में जो निर्गुण के दर्शन हैं, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कबीर के गीतों में है, वही परंपरा आपको दिखेगी। एक बड़ी मशहूर उनकी वो रचना है, कौने खोतवा में लुकैलू आहिरे बालम चिरई, यानी आत्मा निकल जाने के बाद वो कहाँ चली जाती है हम में से किसी को पता नहीं। इतने सहज सरल भाषा में उन्होंने गहमरी जी ने इसको गाया है, लिखा है। तो ये उस विलक्षण धरती पर, पौहारी बाबा की धरती पर, भुरकुंडा संत साहित्य परंपरा की समृद्ध धरती पर यह साहित्य का आयोजन हो रहा है। और साहित्य, जैसा मैंने कहा, आज़ादी की लड़ाई हो या उसके बाद जयप्रकाश आंदोलन हो या देश में जहाँ भी परिवर्तन के, इवन मैं मानता हूँ कि चाहे वो नक्सल समूह का आंदोलन हो या अयोध्या की जो लोग अपनी अस्मिता की बात करते थे उनका अपना प्रचार, सब कविता और साहित्य का सहारा लेते हैं। मैं उल्लेख करना चाहूँगा फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, वियतनाम की क्रांति, साहित्यकारों की चीन की क्रांति, क्या बड़ी भूमिका रही है समाज बदलाव में। गांधी जी ने किस तरह से साहित्यकारों की भूमिका का, अविस्मरणीय भूमिका का उल्लेख किया है, हमें आज याद करना चाहिए। 1776 में शायद वो कॉमन सेंस एक पुस्तक आई थी, थॉमस पेन की 45 पन्नों की पुस्तक, वो अमेरिका में क्रांति की, अमेरिका में बदलाव की वजह बनी। और इसी तरह हमारे यहाँ तो लंबी बड़ी परंपरा है, कालिदास, पाणिनि, याज्ञवल्क्य, गोरख, तुलसीनाथ, एकनाथ, कबीर, सूर, मीरा से लेकर के टैगोर, प्रेमचंद और तो और जब हम लोग बिल्कुल मतलब मैं कहूँ कि एक तरह से पढ़ने लिखने का संस्कार, जब हमारी जानकारी नहीं थी, जिन गाँवों से हम आते हैं जहाँ पर आज की तरह शिक्षा की स्थिति नहीं थी, तब भी किस तरह सूर, कबीर, तुलसी और रामायण और महाभारत, वो तो हमारे जीवन के संचालक, मतलब जो कहें अघोषित मूल्य तय करने वाले ग्रंथ हमारे समाज के हजारों हजार वर्ष से रहे। आज भी कोई हम मूल्यों की कसौटी की बात करते हैं तो रामायण और महाभारत का उदाहरण देते हैं। गाजीपुर में आज जहां हम इस साहित्य चर्चा के लिए पूरे देश के कोने कोने से एकत्र हुए हैं, वहाँ की खुद की परंपरा इतनी समृद्ध रही है कि यहाँ बहुत पहले मध्यकाल में गाजीपुर की धरती में कवि उस्मान हुए जिन्होंने चित्रावली की रचना की, सूफी परंपरा के अद्भुत कवि। तो ये वो धरती है जहाँ से रचनात्मकता की लौ निकली है और उसने सिर्फ गाजीपुर और आसपास नहीं, देश और दुनिया को प्रभावित किया। इस तरह से साहित्य सॉफ्ट पावर है जिसको अमेरिका के प्रोफेसर जोसेफ ने, उनकी किताब आई थी सॉफ्ट पावर, लगभग 2 दशक पहले हमने पढ़ी थी कि साहित्य जैसी चीज़ों की ताकत क्या होती है। मुझे इस संदर्भ में एक बहुत रूस की क्रांति के दौरान एक बार मैक्सिमम गोर्की के घर पर स्टालिन आए, सारे साहित्यकार जमा थे। तो स्टालिन ने कहा साहित्यकारों को बारे में, मैंने वो आत्मा के इंजीनियर्स ऑफ सोल। हमारे अंग्रेजी के महान कवि पीबी शैली ने शायद 250 वर्षों पहले कहा, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कवि जो हैं वो एक तरह से अनएक्नॉलेज्ड, उनको मान्यता संवैधानिक या सरकारी भले न मिली हो, पर वो हमारी मानवता के, समाज की, सभ्यता की, दुनिया के प्रवक्ता है, उसकी आत्मा की, उसके मन की बात की कहने वाले लोग हैं। तो साहित्यकारों ने, उपन्यासकारों ने, लेखकों ने ही मन को बदला है। राजनीति
और शासकीय व्यवस्था, क्रांतियाँ, ये राजनीतिक व्यवस्था बदलती रही हैं, पर मनुष्य के बदलने का काम तो साहित्य ही करता है। मैं उल्लेख करना चाहूँगा बगल के जो अविभाजित गाजीपुर जिसे कहते हैं, बहुत पहले संसदीय क्षेत्र भी जो शुरू होता था वो 56-57 में, गाजीपुर का कुछ हिस्सा बलिया से आज भी रहता है, वो जुड़ा हुआ रहता है। तो चंद्रशेखर जी जब पहली बार चुनाव लड़े तो वहाँ से लड़े थे। तो चंद्रशेखर जी ने अपने जीवन के अंतिम समय में राजेंद्र व्याख्यान माला में उन्होंने एक राजेंद्र बाबू की स्मृति में एक व्याख्यान दिया था। उसमें साहित्यकारों के बारे में उल्लेख किया था और मैं उसका उल्लेख करूँगा, पर वो उल्लेख करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँ चंद्रशेखर की जेल डायरी वो अद्भुत साहित्यिक कृति है और हर आदमी जो भारत की राजनीति को समझना चाहता है उसे निश्चित रूप से यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। 2 खंडों में है। जब वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, यानी कांग्रेस की जो उन दिनों की सबसे शीर्ष बॉडी थी, उसके बाद वो खत्म हो गई, उस शीर्ष बॉडी के चुने हुए सदस्य थे इंदिरा गांधी जी की इच्छा के खिलाफ। शिमला की कार्य समिति में इंदिरा जी की इच्छा के खिलाफ वो चुने गए। उनको आपातकाल में जेल में रखा गया, तो उन्होंने जेल डायरी लिखी और उसमें लिखा है दोस्तोयेवस्की से लेकर के और दुनिया के अनेक महान साहित्यकारों का, भारत के अनेक महान साहित्यकारों का, देश के अनेक महान साहित्यकारों का उन्होंने जिस तरह वर्णन किया है कि कैसे उन्होंने ताकत दी इस एकांत में, इस तन्हाई को झेलने के लिए। और उन्होंने लिखा है कि मेरा मन बन चुका था कि आजीवन भी अगर इस तरह की यातना में अकेले में मुझे रखा जाएगा, उन्हें तन्हाई में रखा गया था तो मैं रह सकता हूँ। फिर उन्होंने लिखा कि मुझे ताकत कहाँ से मिलती थी, तो बंकिम चंद्र के आनंद मठ का उन्होंने उल्लेख किया। कहा कि बंकिम चंद्र उस पात्र को अपने जीवन में बराबर वो कोट करते थे कि हमें हमेशा जीवन में शुरुआत से ही जब से चेतना जगी तब से जो आनंद मठ हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसका जो मुख्य नायक है वो एक जगह अगर क्रांति में विफल होता है तो दूसरी जगह के लिए तैयार हो जाता है कि वो दूसरी जगह जाकर नौजवानों के बीच फिर काम करेंगे। यानी अनथके लगातार संघर्ष की प्रवृत्ति का बीजारोपण साहित्य से हुआ उनके मन में। इसका उन्होंने बहुत सुंदर उल्लेख किया है और आपातकाल का भी उल्लेख किया। वो अद्भुत प्रसंग है, वो पढ़ना चाहिए। लेकिन राजेंद्र स्मारक व्याख्यान में उन्होंने जो कुछ कहा वो मैं कोट करूँगा, बड़े महत्वपूर्ण अंश है। वो कहते हैं कि और वो गाजीपुर से ही निकले बड़े पत्रकार देश के मनीषी चिंतक, जिन्हें मैं कहूँगा राम बहादुर राय जी की पुस्तक है रहबरी के सवाल, उसमें यह संकलित है। वो कहते हैं, उसका मैं भाव अपने ढंग से कह रहा हूँ कि आज देश का एक, चंद्रशेखर जी कह रहे हैं, आज देश का एक तबका एक ऐसी व्यवस्था को अंगीकार करने के लिए बेताब दिखता है जिसका हमारी मान्यताओं और परंपरा से कोई सरोकार नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य और मानक, हमारी अपनी सोच, इन सबको भूलकर यह तबका उसी होड़ में शामिल होने के लिए लालायित है। यह चिंताजनक है। हमारे चिंतन की मुख्य धारा में अतीत की हमारी उपलब्धियों को जैसे पूरी तरह भुला देना हमारे लिए आज सामान्य बात हो गई है। फिर आगे वो कहते हैं, आज एक सवाल बार बार उभर कर सामने आता है, क्या भारत कोई निराला देश है? फिर चंद्रशेखर कहते हैं, मेरा जवाब सकारात्मक है। हाँ, हिंदुस्तान सचमुच दुनिया का एक निराला देश है। यह सवाल 1908 में गांधी जी से पूछा गया था। तब उनका जो जवाब था वही आज मेरा जवाब है। मैं मानता हूं कि जो सभ्यता हिंदुस्तान ने दिखाई उस ऊंचाई तक दूसरी कोई नहीं पहुंच सका। ये गांधी जी को कोट करते हैं। जो बीज हमारे पुरखों ने बोए हैं उनकी बराबरी कर सके ऐसा कोई चीज हमारे देखने में नहीं आई। ये गांधी जी ने कहा। फिर चंद्रशेखर कहते हैं, यही तबका सवाल उठा रहा है कि जब सारी दुनिया एक राह अपना रही है तो क्या हम उससे अलग रहकर अपने अस्तित्व को संभाले रह सकते हैं? जो गांधी के आलोचक थे वही सवाल उठा रहे हैं। फिर वो कहते हैं चंद्रशेखर, भारत सिर्फ मिट्टी का नाम नहीं, कुछ नदियों और पहाड़ों का समुच्चय नहीं, भारत सत्य की एक सतत शाश्वत गवेषणा का नाम है, खोज का नाम है। सत्य की इस धारा से यह दुनिया बार बार आलोकित होती रही है। यह ऋषियों, संतों, महात्माओं, सूफियों और गुरुओं की साधना का देश है। उन्हें आस्था और शक्ति देने वाली महान जनशक्ति का देश है। वेनसांग, फाहियान, इब्न बतूता, मैक्स मुलर यूं ही भारत देखने नहीं चले आए। आइंस्टीन ने कहा कि मानवता के विकास में भारत के योगदान को भूला नहीं जा सकता। उसने दुनिया को गिनना न सिखाया होता तो आज ये खोज और आविष्कार न हुए होते। ये भारत है। मनुष्यता की इस अनमोल धरोहर ने
दुनिया के सोचने समझने वाले किन लोगों को अपनी ओर नहीं खींचा है। मार्क ट्वेन ने जब भारत को जाना तो उसके मुंह से केवल यही शब्द निकले, मानवता भारत रूपी पालने में फली फूली है। मनुष्य को वाणी यहीं से मिली है और मनुष्य का इतिहास भी यहीं से निकला है। गाथाओं की तो भारत दादी रहा है और परंपराओं के मामले में दादी की भी मां। मनुष्यता की सारी रचनात्मक धरोहरें भारत में ही हैं। भारत में 33 करोड़ देवताओं और 56 करोड़ देवियों की पूजा अंधविश्वास नहीं है, मानव शक्ति में अटूट आस्था का प्रतीक है। और यह अनायास नहीं हुआ कि अरब, यूनान, रोम जैसी सभ्यताओं के मुंह यदि भारत की ओर थे तो यूरोप से जो जहाजी बेड़े निकले उनके पालों और पतवारों का रुख भी भारत की ओर था। यह जो पूरी दुनिया नई खोजी गई है वह सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत की खोज में ही किए जाने वाले प्रयास का परिणाम थी। हम लौट चले पीछे हमारे उपनिषदों की ओर, हमारे वेदों और पुराणों की ओर, जो अनंत समय पहले लिखे गए, जिनके काल का निर्धारण भी आज सही नहीं हो सका। तब हमारे लोगों ने बिना अपना नाम दिए, बिना अपने स्वप्रचार के कहा यह सृष्टि एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। यह साहित्य ने हमें, संस्कृति ने इस विराट सोच को हमें दिया, हमारे चिंतन ने दिया। उसको आज गाजीपुर में आप सब मिलकर उस पर बात कर रहे हैं। गाजीपुर की पवित्र धरती पर मुझे यकीन है कि जो न्यू इस लिटरेचर फेस्टिवल से भाई विवेक सत्यमित्र जी और पूजा जी ने डाली है वो अनवरत आने वाले समय में और समृद्ध होगी, फलेगी, फूलेगी और आने वाली नई पीढ़ियों को नए ढंग से सोचने की ताकत और क्षमता देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।